खुफिया दुनिया की बात होती है तो इजराइल की मोसाद, रूस की केजीबी, अमेरिका की सीआईए, भारत की रॉ और पाकिस्तान की आईएसआई के कारनामों की चर्चा होती रहती है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की खुफिया एजेंसियां भी सुर्खियों में रहती हैं। लेकिन दोस्तों, आपने शायद ही चीन की खुफिया एजेंसी का नाम सुना होगा। हालांकि भारत में हाल ही के दौर में इसके चर्चे होने लगे हैं, क्योंकि इस वक्त ये एजेंसी तेजी से अपने पांव दुनिया में पसार रही है। भारत ही नहीं बल्कि चीन के खिलाफ जाकर जो देश भारत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, चीन उन देशों पर भी साइबर हमले करवा रहा है। और इन हमलों के पीछे कोई और नहीं बल्कि चीन की खुफिया एजेंसी, जिसे राज्य सुरक्षा मंत्रालय यानी एमएसएस भी कहा जाता है। दोस्तों, आप लोगों में से ज्यादातर लोग तो चीन की इस खुफिया एजेंसी के बारे में जानते भी नहीं होंगे, जबकि बहुत से लोगों ने इसका नाम भी पहली बार सुना होगा। चीन की यही खुफिया एजेंसी भारत पर साइबर हमलों को अंजाम देती रहती है। अभी कुछ दिन पहले ही भारत के बैंकिंग सिस्टम पर चीन की तरफ से भी साइबर हमला किया गया था। लिहाजा दोस्तों, वीडियो में इस खुफिया एजेंसी को डिकोड करने वाले हैं कि आखिर ये कैसे काम करती है और आखिर क्यों इसके निशाने पर भारत और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं। कैसे काम करती है चीन की खुफिया एजेंसी? किसी भी देश की खुफिया एजेंसियां जाहिर तौर पर गुप्त रहती हैं, लेकिन चीन की एमएसएस कुछ ज्यादा ही बड़ा रहस्य है। ना तो इसकी कोई ऑफिशियल वेबसाइट है और ना कोई संपर्कों की लिस्ट और ना कोई प्रवक्ता। इसके बारे में लोगों को पता भी काफी कम है। एमएसएस चीन की मुख्य नागरिक खुफिया जासूसी एजेंसी है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में हुए साइबर अटैक के लिए एमएसएस को जिम्मेदार बताया जा रहा है। साल 2017 में लागू हुए नेशनल इंटेलिजेंस कानून के तहत एमएसएस बाकी खुफिया एजेंसियों की तरह चीन और बाहर जासूसी करने, विदेशी और घरेलू संस्थानों और लोगों पर नजर रखने और उनकी जांच करने का काम करती है। ये खुफिया जानकारी लीक करने वालों को 15 दिन तक हिरासत में भी रख सकती है। चीन के क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ के तहत एमएसएस के पास आम पुलिस की तरह नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े अपराधों में हिरासत में लेने या गिरफ्तार करने का भी अधिकार है। एमएसएस चीन के कैबिनेट के अंदर अन्य मंत्रालयों की तरह काम करता है। एमएसएस के पास पूरे चीन में प्रांतीय और नगर पालिका शाखाओं का विशाल नेटवर्क है। एजेंसी अपने किसी भी तरह की जानकारी साझा नहीं करती है। जासूसी एजेंसी के उपमंत्रियों के नामों का खुलासा कभी नहीं किया जाता। इसमें मार्जियान कुछ अपवादों में से एक है, जो हाई प्रोफाइल भगोड़े गो वेंगोई के साथ अपने संबंधों को लेकर काफी बदनाम हुए थे। गो वेंगोई अब चीन से भागकर अमेरिका में रह रहा है। इस समय शेन वेंकिंग एमएसएस प्रमुख हैं। शेन ने सिचुआन अपने गृह प्रांत में सेना सुरक्षा बलों में 2 दशक तक सेवाएं दी हैं। साल 2015 में जासूसी एजेंसी में शामिल होने से पहले शेन कम्युनिस्ट पार्टी के भ्रष्टाचार विरोधी विंग के उप प्रमुख थे। इसी के साथ उन्होंने 2 सालों तक पार्टी के आंतरिक मामलों पर भी निगरानी रखी थी। इससे आप समझ सकते हैं कि चीन में किसी भी बड़े पद पर रहने के लिए आपका चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ना बहुत जरूरी होता है। पिछले 2 दशकों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन की खुफिया एजेंसी तेजी से उभरी है। इसकी खासियत ये है कि जितनी बारीकी से ये अपने देश के नागरिकों की हर गतिविधि का रिकॉर्ड रखती है, उतना ही मजबूत तंत्र इसका विदेशों में भी है। चीन की खुफिया एजेंसी के स्लीपर सेल दुनिया के कोने कोने में फैले हुए हैं। कोरोना काल में अमेरिका में रह रहे एक चीनी वैज्ञानिक कोरोना फैलने की वजह की जांच कर रहे थे, लेकिन इससे पहले वो कोई खुलासा करते, उनकी अचानक हत्या हो गई थी। माना जा रहा था इसके पीछे चीन की खुफिया एजेंसी ही थी। चीन से उसके दुश्मन देश तो परेशान हैं ही, लेकिन चीन अपने दोस्तों को परेशान करने में संकोच नहीं करता है। कुछ समय पहले ही चीन पर रूस ने जासूसी करने का आरोप लगाया था। हाल के दिनों में अमेरिका और चीन के बीच संबंधों में आई खटास को लेकर बीजिंग को रूस से सहायता की उम्मीद थी, लेकिन रूस ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। रूसी समाचार एजेंसी तास के अनुसार रूसी खुफिया अधिकारियों ने सेंट पीटर्सबर्ग आर्कटिक सोशल साइंसेज एकेडमी के अध्यक्ष वालेरी मिटको को चीनी खुफिया एजेंसी को टॉप सीक्रेट फाइल सौंपने का दोषी पाया था। जांच के दौरान रूसी अधिकारियों को पता चला कि मिटको ने ये जानकारी अपनी चीन की यात्रा के दौरान दी थी। रूसी अधिकारियों के अनुसार मिटको ने चीन को हाइड्रो एक्टैटिक्स और पनडुब्बी का पता लगाने के तरीकों पर रूस के रिसर्च से जुड़ी टॉप सीक्रेट फाइल चीन की खुफिया एजेंसी को सौंपी थी। चीन ने पिछले कुछ सालों में अपनी जासूसी गतिविधियों को बढ़ा दिया है, यहाँ तक कि उस पर ऑस्ट्रेलिया में राजनीतिक हस्तक्षेप का भी आरोप लगाया गया है। CNN ने नवंबर में बताया था कि ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने उन रिपोर्टों पर चिंता व्यक्त की थी जिसमें चीन ने ऑस्ट्रेलियाई संसद के लिए अपने एक एजेंट को चुनाव में खड़ा करने का प्रयास किया था। इस एक खबर से आप चीन की जासूसी एजेंसी का काम का अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी दूसरे देशों में कितनी गहरी पैठ है। दरअसल कोरोना काल में चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच तल्खी काफी बढ़ गई है।
अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी चीन के हुवावे कंपनी पर बैन लगा दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने चीन पर आरोप लगाया कि इस बात से नाराज चीन अपनी खुफिया एजेंसी MSS ने ऑस्ट्रेलिया सरकार और इंडस्ट्री पर साइबर हमले किए थे। ऑस्ट्रेलिया सरकार के 2 पूर्व अधिकारी ने बताया था कि सबूतों से यही इशारा मिला है कि साइबर हमले के पीछे MSS है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने बताया था कि देश के सरकारी, औद्योगिक, राजनीतिक, शिक्षण, स्वास्थ्य लगभग सभी संगठनों पर हमला हुआ है। कुछ गतिविधियों में कोविड-19 से जुड़ी जानकारी चुराने की कोशिश की ओर इशारा भी मिल रहा है। तो अगर आप लोग सोचते हैं कि दुनिया में ये सब काम केवल मोसाद और CIA कर सकते हैं, तो आप गलत हैं, क्योंकि चीन की खुफिया एजेंसी भी काफ़ी शातिर है। ऑस्ट्रेलिया के बाद साइबर हमले का खतरा भारत पर भी मंडरा रहा है, क्योंकि भारत की खुफिया एजेंसियों ने सरकार को अलर्ट किया था कि चीन से साइबर हमले हो सकते हैं। चीनी हैकर्स भारत में फ्री कोविड-19 टेस्ट के नाम से ईमेल भेजकर इस साइबर अटैक को अंजाम दे सकता है। खुफिया एजेंसी ने इस संभावित साइबर अटैक के बारे में आगाह किया है। खुफिया एजेंसीज के मुताबिक भारतीय यूजर्स को ncov2019.gov.in के नाम से ईमेल आ सकता है, जिसमें फ्री कोविड-19 टेस्टिंग की आड़ में साइबर अटैक किया जा सकता है। खुफिया एजेंसी ने यूजर्स को आगाह किया है कि इस ईमेल आईडी से आए मेल को ना तो ओपन करें और ना ही अटैचमेंट डाउनलोड करें। बताया जा रहा है इसके पीछे भी चीन की खुफिया एजेंसी का ही हाथ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के साथ साथ नॉर्थ कोरियन हैकर ग्रुप्स भी इसमें शामिल हैं, जो किसी कैंपेन की मदद लेकर इस बड़े साइबर अटैक को अंजाम दे सकते हैं।